चाइना काम कर रहा है एक न्यूक्लियर लैब पे सीक्रेटली, और वो भी गोबी डेजर्ट में बीचों बीच, और वो भी जमीन से हजारों मीटर नीचे। तो आखिर इस न्यूक्लियर लैब में चाइना कर क्या रहा है? और गोबी डेजर्ट पे हमने इससे भी पहले वीडियो बनाई है जिसमें कि चाइना गोबी डेजर्ट को यूज करके बनाने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा 455 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट, और इसी के साथ साथ अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो आखिर चाइना का प्लान क्या है आने वाले समय में? अगर आप लोग भी जानने के लिए क्यूरियस हो और आपने अभी तक हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर दो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि चाइना ने ना कोविड के समय में बहुत ज्यादा पावर कट्स देखे, और चाइना के बड़े से बड़े शहर, शांघाई जैसे शहर भी ब्लैकआउट के अंदर चले गए थे कोविड के टाइम पे, क्योंकि उस समय पे हो गई थी कोल की शॉर्टेज, और चाइना की मेजर डिपेंडेंसी थी उस समय पे कोल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद में चाइना अब जागा, उसने कहा यार खाली इस पे नहीं, अब तो सोलर से भी बिजली बनाओ, न्यूक्लियर से भी बिजली बनाओ। तो हमने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि जिसमें कि चाइना बना रहा है कुबूकी डेजर्ट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 455 गीगावाट का। तो इसका अगर आप स्केल समझना चाहते हो तो अभी जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो 2.5 गीगावाट के आसपास का है, और उसी के साथ साथ चाइना का 455 गीगावाट का। तो स्केल, मैसिव साइज देखो यहां पे। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन से तो हर कोई इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट्स हैं, और इसकी वजह से जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग बाग इसको सेफ नहीं मानते कि कल को अगर अर्थक्वेक आ गया तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वाटर कूल्ड होते हैं तो पानी के अंदर भी रेडियो एक्टिव पानी हो जाता है, जिससे कि ना रेडियो एक्टिविटी पूरे एरिया में फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट चाइना इस रिसर्च फैसिलिटी के अंदर काम करने वाला है न्यूक्लियर फिजन पे, और न्यूक्लियर फिजन पे भी हमने पास्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन भी एक अपकमिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक मीडियम बनने वाला है। तो इस रिसर्च लैब में पहला तो इस चीज पे काम होने वाला है, और उसी के साथ साथ चाइना इस रिसर्च लैब में बनाने वाला है 16 किलोमीटर तक की लंबी टनल्स। अब इन टनल्स का क्या यूज है और इन टनल्स में क्या होने वाला है, उससे पहले हम समझते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है इसका प्रोसेस क्या है। तो जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसमें एक जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ज्यादातर वो होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम कहने को तो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कि इसको आप दोबारा से नहीं बना सकते, एक बार अगर यूरेनियम खत्म तो खत्म। मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स हैं हमारी धरती के अंदर जहां से यूरेनियम इजीली मिल जाएगा। मगर यूरेनियम से जब हम बिजली बना लेते हैं तो जो डंप होता है, तो जो फ्यूल बचता है, खाली फ्यूल ही नहीं बचता, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे होते हैं। तो टोटल 3 तरीके के आपके न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं। पहला होता है लो रिस्क न्यूक्लियर वेस्ट, जैसा कि अगर एक टूल हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूज करा तो वो टूल या फिर ग्लव्स या फिर क्लोथिंग, इस तरीके का एक होता है लो रेडियो एक्टिव वाला न्यूक्लियर वेस्ट। और इसके बाद में आता है आपका मीडियम रिएक्टिविटी वाला, मीडियम रेडियो एक्टिव वाला न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये क्या चीजें होती हैं? ये वो टैंकर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आपका एक्चुअल फ्यूल डाला जाता है। तो ये मीडियम लेवल में रेडियो एक्टिव होते हैं। तो जो आपका मीडियम लेवल हो गया और जो आपका लो लेवल हो गया, इसमें से कुछ मीडियम लेवल को और लो लेवल को मिला के क्रश कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और इसके बाद में इसको क्रश कर देते हैं जब, तो इसको कंटेनर्स के अंदर सील करके कंक्रीट के अंदर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में ही फिल इन कर दिया जाता है। टॉप से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो यहां पे इसको फिल इन कर दिया जाता है। मगर अब हम बात करते हैं जो हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो कि एक्चुअल में आपका पूरे रेडियो एक्टिव वेस्ट का केवल 3% होता है। बट रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये टोटल 95% रेडियो एक्टिव होता है। मतलब टोटल अगर 100% रेडियो एक्टिविटी कंटेन करता है तो उसमें से 95% ये 3% रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। तो इसको ठिकाने लगाना ना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ऐसी कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है। एक बनने वाली है आपका फिनलैंड में, जो कि 2024 में ऑपरेशनल होगी, जिसको हम बोलते हैं डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल साइट्स। तो इस तरीके की अभी तक एक भी नहीं है, और बाकी अगर हम सारे देशों का भी माने तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है उस बचे हुए 3% वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का। तो अभी करेंटली क्या होता है इस वेस्ट के साथ में, अभी ये वाला वेस्ट जो न्यूक्लियर आपका रिएक्शन होते हैं उसी
साइट पे रख दिया जाता है आने वाले 50, 60, 70 सालों के लिए, जिससे कि इसकी रेडियो एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए और ये सुपरविजन में रहे कि कहीं ये कंटैमिनेशन ना फैला दे बाहर एनवायरनमेंट में जाके। तो कंटेनर्स में इनको उसी साइट पे रखा जाता है। बट अब जैसे जैसे न्यूक्लियर पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो न्यूक्लियर, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर जनरेटर से, न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो वो उसमें आपका जीरो एमिशन होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता, कोई कार्बन एमिशंस नहीं होता, एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होता। तो जो केवल एक मेजर पॉल्यूशन होता है वो केवल आपका एक न्यूक्लियर वेस्ट का ही होता है। और उसके साथ साथ देखो थोड़ा बहुत रिस्क तो इसमें होता ही है कि रेडियो एक्टिविटी फैलने का। तो जो आपका हाई रेडियो एक्टिविटी वाला वेस्ट होता है, इसको सबसे पहली चीज तो ऐसी जगह पे ठिकाने लगाया जाए जहां पे आने वाले 10,000 सालों तक भी इसको कोई भी चीज खराब ना कर पाए। आने वाले 10,000 सालों में अर्थक्वेक भी आएगा, वॉल्केनो भी फटेंगे, समुद्र का लेवल भी अप डाउन होगा, तो इन सब चीजों से इसे बचा के रखना चाहिए। तो अब चाइना का जो गोबी डेजर्ट है ये इन सब तरीकों से अच्छा है। सबसे पहली चीज तो चाइना का जो गोबी डेजर्ट है उसके नीचे जो रॉक है वो ग्रेनाइट रॉक्स हैं, जिसमें से कि वाटर सीपेज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ चाइना का गोबी डेजर्ट किसी भी टेक्टोनिक प्लेट पे नहीं पड़ता, जिससे कि क्या है कि अर्थक्वेक के टाइम पे या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन तो वहां पे होने वाला है नहीं आने वाले भविष्य में। और इसी के साथ साथ गोबी डेजर्ट कोई एनवायरमेंट सेफ साइट नहीं है और चाइना का वो एक बैरन लैंड पीस है। और एक दिक्कत और हो सकती थी, अगर यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स होते, अगर गोबी डेजर्ट के नीचे ऑयल रिजर्व्स होते, तब भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप नहीं किया जा सकता था। अदरवाइज रेडियो एक्टिव वेस्ट होता और ऑयल की डगिंग हो रही होती और उसी के साथ में ऑयल कंटामिनेट हो जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे वो सिनेरियो भी नहीं है। तो इस वजह से जो गोबी डेजर्ट है ये आइडियल लोकेशन बन जाता है उस बचे हुए 3% रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप करने के लिए। अब इसका तरीका क्या होने वाला है, ये वेस्ट डंप कैसे होगा? तो बेसिकली क्या है, रिसर्च फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड बनेगी उससे भी 400 मीटर अंडरग्राउंड एक टनल बनाई जाएगी। अब वो टनल से जब ये वाला जो पर्टिकुलर आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसको आयरन कास्टिंग के अंदर फिट कर दिया जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर नॉन कोरोसिव कॉपर की शील्डिंग होगी। के बाद में उसको पूरा सील करके उसको 400 मीटर धरती में नीचे भेज दिया जाएगा, जहां से पूरा प्रोसेस पूरा रोबोटिक होगा और उसके बाद में रोबोट्स ही बनी हुई टनल के अंदर इस कंटेनर को लेके जाएंगे और इनके कस्टम मेड होल्स बने हुए होंगे और इन कंटेनर्स को उस होल्स में डाल दिया जाएगा। तो एक लंबी सी टनल है जिसमें खूब सारे होल्स नीचे बने हुए हैं और एक मशीन इनको डालेगी और फिर जैसी वो उसे डालेगी उस टनल को वो कंक्रीट से सील करती हुई आगे बढ़ जाएगी और फिर आने वाले 10,000 सालों तक इस न्यूक्लियर वेस्ट को भूल जाया जाएगा और फिर कोई किसी को ध्यान भी नहीं होगा कि यहां पे कभी कोई न्यूक्लियर वेस्ट आया था या फिर रखा गया था, क्योंकि वो टनल परमानेंटली सील कर दी जाएगी कंक्रीट वेस्ट से। तो जो ये वाली लैब है चाइना इसको कंप्लीट करेगा आने वाले 7 सालों में और इसी के साथ साथ कुल इन्वेस्टमेंट जो होगी इस वाली लैब पे वो होगी 420 मिलियन यूएस डॉलर्स की। तो इससे हम लोगों को ये पता लग सकता है कि चाइना वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया अपने एनर्जी कंजम्पशन को लेकर और उसे दिख रहा है कि जिस हिसाब से मेरा देश एनर्जी खा रहा है और एनर्जी जो वो कोल से बना रहा है और इसी के साथ साथ वो नए कोल के पावर प्लांट्स को भी परमिशन दे रहा है 2024 में भी। तो इसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है ना चाइना के एनवायरनमेंट में कि दिल्ली के पॉल्यूशन को भूल के चाइना का पॉल्यूशन दिल्ली से कहीं ज्यादा सीवियर स्तर पे बढ़ चुका है और चाइना के अंदर तो न्यूक्लियर विंटर तक बोला जा रहा है। सर्दी के समय पे जो स्मॉग इकट्ठा हो जाता है चाइना की मेजर सिटीज के अंदर। खैर वो सब चीजें छोड़ दें, मगर इससे हमें यह पता लगता है कि चाइना अपने कार्बन एमिशंस को भी कम करना चाहता है और चाइना एक बहुत बड़े लेवल पे न्यूक्लियर से एनर्जी प्रोड्यूस करने की तरफ अग्रसर है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि स्पेस एक्स के कुछ ऐसे एम्प्लॉइज जो अब स्पेस एक्स छोड़ चुके हैं, उन्होंने एक नई कंपनी खोली है जिसका नाम है रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएंट एनर्जी क्या कर रही है, वो इतने मैसिव लेवल पे तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बट वो छोटे लेवल पे एक न्यूक्लियर जनरेटर बना रहे हैं जिसको एक बिल्डिंग में रखा जा सकता है और वो एक बिल्डिंग और एक कम्युनिटी को पूरी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है आने वाले कई 100 सालों तक। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ठीक यहां पे आ रही है, आप यहां पे देख सकते हो।